अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं जीत की सोच में हूं हसैन लियाकत। आज दो मुकाबले खेले गए। पहला मुकाबला मुल्तान वर्सेस कोयटा के माबेन हुआ, जो कि मुल्तान स्टेडियम में हुआ, जो कि मुल्तान जीतने में कामयाब हुआ और 13 रन से मुल्तान को जीत मिली। अगर दूसरे मुकाबले की बात की जाए तो पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के दरमियान मुकाबला था। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स आज के मैच को हर हालत में जीतना चाहता था, लेकिन 200 से ज़ायद रन के ताक़ुब में लाहौर की टीम ये मुकाबला 8 रन से हारी है। आज मुझे तो इस तरह लग रहा था कि जिस तरह दोनों टीम्स ही मुकाबला जीतना नहीं चाहती, जिस तरह की कप्तानी हमें देखने को मिली, स्पेशली बाबर आजम की जानिब से। सलमान इरशाद के उस ओवर में आपने देखा होगा कि किस कमेंटेटर्स भी ये कमेंट कर रहे थे कि वेयर इज़ बाबर आजम, वेयर इज़ रोमन पॉवल, लेकिन वो दोनों नज़र नहीं आ रहे थे, डीप पे कहीं खड़े थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी फतह से हमकनार हुई है पेशावर ज़ल्मी, और उसकी मेन रीज़न यही है कि उन्होंने बैटिंग बहुत अच्छी की थी, लेकिन बॉलिंग में इतना ज़्यादा दमखम नज़र नहीं आता। जहाँ तक लाहौर की बात है तो लाहौर ऑलमोस्ट इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। पहले 5 मुकाबले वो हार चुकी है और अब शायद कमबैक करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। अगले 4 मुकाबले भी अगर वो जीत जाते हैं तो मामला जो है वो इफ़ एंड बट्स में ही रहेंगे। और शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से भी बात करेंगे, उनकी बॉलिंग के हवाले से भी बात करेंगे, जहाँ पे आज भी वो बाबर आजम को भी आउट करने में कामयाब हुए, साइम अयूब को भी आउट करने में कामयाब हुए, लेकिन शाहीन अफरीदी के अलावा कोई ऐसा बॉलर नहीं था जो कि उनको अप फ्रंट विकेट लेके दे या मिडिल ओवर्स में विकेट लेके दे। जमान खान आज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नज़र आए। हारिस रऊफ इस टीम में है नहीं, वैसे भी वो जो जब होते थे तो वो आजकल मशहूर थे रन्स मशीन के हवाले से, और वो कल अच्छी बॉलिंग करवा के ही टूर्नामेंट से आउट हो गए। इसके अलावा राशिद खान उस टीम में मौजूद नहीं। और फिर एक वीडियो बड़ी वायरल है बाबर आजम की, जिस पे उन्होंने थोड़ा सा सीख पा हुए जिम बॉबर कहने पे, उसके ऊपर भी बात करेंगे। आज बड़े स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जनाब हसन रजा साहब। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और हमारे साथ स्काइप पे वीडियो लिंक पे मौजूद हैं जनाब शोएब जट साहब। शोएब भाई आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। आज काफ़ी मज़े की बातें होंगी, क्योंकि शोएब भाई का जो अंदाज़ बयां है वो बहुत ही एग्रेसिव है, और आज उम्मीद करते हैं कि उसी अंदाज़ बयां को वो एक दफ़ा फिर दोहराएंगे जिससे हमारे प्रोग्राम में बात करते हैं। हसन भाई थोड़ा सा आपसे स्टार्ट करते हैं कि आज पहले इस मैच के ऊपर बात कर लेते हैं, पेशावर वर्सेस लाहौर। शाहीन अफरीदी का मुकाबला था बाबर आजम के साथ, और उम्मीद ये की जा रही थी कि लाहौर कलंदर्स आज कमबैक कर लेगा, लेकिन लाहौर कलंदर्स आज कमबैक नहीं कर सका। रासिफ वनडे-डूसन की जो सेंचुरी थी वो भी रायगा गई। बिल्कुल, दिफाई चैंपियन लाहौर और होम क्राउड लाहौर का ऑलमोस्ट देखे तो जैम पैक ग्राउंड था। आज बहुत एक्साइटेड थे लोग, बड़े मुश्किल से मैच देखने आए हैं कि आज शायद लाहौर जीत जाए, उसको सपोर्ट करने आए हुए थे, मगर ऐसा हो ना सका। जिस तरह से मुझे लग रहा है लाहौर के अंदर बेन डंग को मिस कर रही है, डेविड वीज़ा को मिस कर रही है, और मेन जो है बॉलिंग में राशिद खान को मिस कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्रूशियल मोमेंट पे मैच ही हार भी रहे यहाँ के। लेकिन कोई थिंकिंग नजर नहीं आती उनके बेंच पे। सिकंदर रजा मौजूद हैं, कॉर्नर्स बैटिंग लाइन अगर आप देखें आप ऑन पेपर तो सिकंदर रजा को ऊपर भेजना, फिर जांदाद को ऊपर भेजना, मतलब कोई समझ नहीं। वो तो राइट हैंडर जब वनडे-डूसन खेल रहे थे, उन्होंने आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी, एक हैंड तो उन्होंने संभाला हुआ था, मगर जहाँ लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो है वो भट्टी को भेजा ऊपर, तो उसके बाद लाइन को डिस्टर्ब करने के लिए इसीलिए लेफ्ट हैंड बैटर्स जो है वो भेजा गया। अगेन जादाद को इसलिए भेजा ऊपर के द्वारा हिट मारे, बैक टू बैक बाउंड्रीज उन्होंने लगाई हैं, मगर फिर भी एक जनरल बॉलर मुझे लग रहा है मिस कर रहा है लाहौर के अंदर। जिस तरह राशिद खान का डिफरेंस था, आप देखें अगर 212 रन, उसमें डिफरेंस में क्या होता है, 4 ओवर्स में 17-18 रन जीते थे पिछले PSL में। अगर आप देखें मेन बॉलर, और श्रीलंका और अफगानिस्तान की सीरीज़ हो रही है मेरे ख्याल में, वहाँ पर भी वो नहीं खेल रहे, वो अपनी तैयारियाँ शायद IPL के लिए कर रहे हैं, अपनी एनर्जी राशिद खान ने IPL के लिए छोड़ी हुई है। मगर लाहौर के अंदर को बड़ा नुकसान हो रहा है, एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज़ है, और हमेशा T20 फॉर्मेट में हम यही कहते हैं कि जब तक आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो आप जीतेंगे, चाहे आप 250 रन भी कर लें। तो यहाँ पर बॉलिंग मिसिंग थी, उसके बाद बैटिंग में वनडे-डूसन के साथ जो बैटिंग उन्होंने की, आउटस्टैंडिंग PSL की पहली सेंचुरी की है, उनके साथ अगर कोई और टिक के खेलता बीच में तो ये मैच और मजीद क्लोज आता। जट साहब अगर आपके पास आऊँ तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आज बाबर आजम और साइम अयूब ने शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन अगर आप मैच को बड़े करीब से देख रहे हो ना, तो आपको ये अंदाज़ा होता था कि लाहौर की बॉलिंग में वो दमखम मौजूद नहीं है। हाफ पॉलिश दी गई, ख़राब गेंदबाजी की गई, और एक अच्छा टारगेट सेट करने में कामयाब हुई पेशावर ज़ल्मी। लाहौर को अचानक से हो क्या गया? हसनैन बहुत शुक्रिया आपका, और हसन रजा तो बड़ी अच्छी बातें करते हैं, टॉक ऑफ टाउन बन जाते हैं, आप भी बड़ा अच्छा कंडक्ट करते हैं। बात यह है कि मेरे नज़दीक एज लाहौर बॉर्न जो है वो मुझे भी जो है अफसोस है कि लाहौर हार रही है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा मुझे जो मेरे लिए लम्हा फिक्रिया है वो ये है कि जो लाहौर की बॉलिंग है वो आपके पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड की बॉलिंग है, जो इन्होंने 25 जो है वो 25 का नारा लगाया हुआ, हालांकि 18 लड़के इन्होंने किए हुए फाइनल, तो उनमें से ये 3 बॉलर जो है वहां पे थे, एक शाहीन शाह अफरीदी, एक जमान खान और एक हारिस रऊफ।
इन तीनों के होते हुए अगर टीम नहीं जीत पा रही, हालांकि इनके पास तो वो इंटरनेशनल फ्लेवर भी इनके पास मौजूद है, सारे पाकिस्तानी नहीं है, फॉरनर्स भी मौजूद है, उसके बावजूद ये नहीं जीत पा रहे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी वर्ल्ड कप की तैयारियां कैसी हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने आज 3 आउट जरूर किए, बट 5 मैचेस और 5 के 5 शिकस्तें, ये यकीनी तौर पर एक सवालिया निशान है शाहीन शाह अफरीदी पे, सिर्फ इसलिए। जट साहब के साथ थोड़ा सा रब्ता जो है वो मुनक़ते हो गया है, शायद कोई लाइन ड्रॉप हो गई है, जट साहब को वापस लेंगे। हसन भाई, जट साहब जो बात कर रहे थे वही बात आपसे कंटिन्यू करते हैं कि अचानक से लाहौर कलंदर को हो क्या गया, और बड़े ज़बरदस्त वैलिड पॉइंट है जट साहब का कि 3 फास्ट बॉलर वो खेल रहे हैं जो कि पाकिस्तान की क़यादत करते हैं, और अगर पाकिस्तान वाले फास्ट बॉलर्स एक लीग में परफॉर्म नहीं कर रहे तो वो इंटरनेशनल सर्किट में जाके क्या परफॉर्म करेंगे वर्ल्ड कप? देखिए एक तो एक लीग वो खेल नहीं रहे हैं, सारी क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर आप देखें ILT वहाँ खेल के आए हैं, उसके बाद फिर 100 बॉल थी इंग्लैंड में, वो खेल के आए। फास्ट बॉलर की भी एक लिमिटेशन होती है, उसकी फिजिकल फिटनेस होती है वो कितनी है। इस वजह से अगर आप देखें तो शाहीन पे बर्डन है सारा। हारिस रऊफ पिछले मैच में कैच पकड़ते में अनफिट हो गए थे, वो बाहर चले गए। जमान अनएक्सपीरियंस बॉलर हैं, अभी आपने देखा है कि वर्ल्ड कप में श्रीलंका के अगेंस्ट लास्ट ओवर उनको दे दिया आपने, वहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस उनका हो गया। और जितनी भी बॉलें अगर आप देखें लाहौर के अंदर के बॉलर्स जो हैं वो लेग स्टंप पे बॉल्स कर रहे हैं, तो जितने भी अभी रन बने लेग स्टंप पे बन रहे हैं, सिवाय शाहीन के एक्सपीरियंस बॉलर हैं, ब्लॉक हॉल में बॉल करते हैं, यॉर्कर बॉल्स करते हैं। तो यही मसला है कि पाकिस्तान टीम में खेलना एक अलग प्रेशर है और लीग में खेलना अलग प्रेशर है। डजेंट मैटर कि आप जितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मगर फ्रेंचाइज क्रिकेट है यहाँ पर, और यहाँ पर आप फास्ट बॉलर आपने जैसे बताया कि ये प्लेयर वही है पाकिस्तान टीम का, मगर पाकिस्तान टीम में आपको तो 140 130 से बॉलिंग करनी चाहिए ना। यहाँ पर तो शाहीन शाह एक ही बटन पर लगा हुआ है और कोई पेस नज़र भी नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल में अभी आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो आपको ये सेटअप चेंज करना पड़ेगा कि बॉलर्स को एक और अपने अटैक में लेके आएंगे। अब मिसाल अगर मैं दे दूं तो मोहम्मद अली की आउटस्टैंडिंग, अब तक 13 विकेट्स ले चुके हैं मुल्तान सुल्तान की, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं वो। यही चीज़ है कि आप एक टेस्ट खेला हुआ प्लेयर था, उसको उसके बाद आपने ड्रॉप कर दिया, वापस वो अपनी रिसोर्सेज से अपनी परफॉर्मेंस फिटनेस से वापस आएँ। तो PSL में कुछ प्लेयर ऐसे हैं कि जो इंडिविजुअली आगे फॉरवर्ड अपनी बैटिंग में बॉलिंग में देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप में मैं स्लॉट में आ सकता हूँ। अदरवाइज तो जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनको अपनी फिटनेस पर ख्याल रखना चाहिए, बॉलर्स को स्पेशली। ठीक हो गया जी। जट साहब हमारे साथ आएँ तो मुझे बताइएगा, फिर जट साहब पे सवाल थ्रो करें, नहीं तो फिर हसन भाई के साथ ही। जट साहब अभी तक नहीं आए। हसन भाई, आज बाबर आजम बहुत ही शानदार खेले, साइम अयूब बहुत शानदार खेले, लेकिन मैं समझता हूँ कि साइम अयूब आज के जो 88 रन थे उसके बाद मुझे वो कम बैक करते हुए नज़र आ रहे हैं, और साइम अयूब बहुत ही डाउन एंड आउट थे, BPL भी खेली, उससे पहले पाकिस्तान टीम में भी, लेकिन आज के 88 रन से कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा उनको? देखिए, हमने ये चीज़ डिस्कस की पिछले प्रोग्राम में भी कि अभी वर्ल्ड कप नज़रों में है। जून में सबको पता है कि वेस्ट इंडीज़ मार्केट में T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी, सिलेक्शन कमेटी भी यही कोशिश कर रही है कि इसमें से PSL 9 में से हमें कौन से बैटर्स, प्लेयर्स और बॉलर्स मिलेंगे जो इन्फॉर्म हो। तो ये इन्फॉर्म का एक निशानदेही कराई है उन्होंने साइम अयूब ने कि मैं न्यूजीलैंड के टूर पे गया हूँ, मेरे से परफॉर्म हुआ, इतनी लंबी इनिंग्स नहीं खेल पाया। मगर यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि ड्यूसन जिस तरह से खेल रहे हैं, जब आप शॉट खेलते हैं तो शॉट को देखते हैं मारते हुए कि मैंने लॉन्ग ऑन पे खेलना है, 360 में खेलना है। यहाँ से लगा कि आज साइम अयूब ने अपने आप को एग्जीक्यूट किया है और फोकस हुए थे, काम हो गए अपने आप को, उन्होंने देख के मारी है शॉटेज जहाँ मैंने मारनी थी, और नो लुक शॉट जो है उनका वो आउटस्टैंडिंग वाला शॉट था जो मिड विकेट ने खेला है। तो यही चीज़ होती है 88 रन की इनिंग्स के लिए, और बाबर आजम जैसे प्लेयर जो है उनकी लाइकिंग में भी हैं और वो बहुत ज़्यादा लाइक भी करते हैं एज ए लेफ्ट हैंड बैट्समैन उनको, तो इम्प्रूव किया है। और नो डाउट कि ऐसे प्लेयर अगर 2-3 और परफॉर्म करते रहेंगे, मोहम्मद अली जैसे मैंने बताया कि विकेट टेकिंग बॉलर हैं, फिर सैम अयूब हैं, राजा जो है ख्वाजा नाफे की बात कर रहे हैं, वो आज 36 रन की इनिंग खेली कोटा के तरफ से आज। तो अपनी शॉट सिलेक्शन को, अपनी एनर्जी को वहां पर यूटिलाइज करें जहां पर आई कोऑर्डिनेशन आपकी बॉल में होगा। ठीक है। अच्छा, जट साहब से हमारा राब्ता वापस हो गया, जट साहब हमारे साथ मौजूद है। जट साहब, ये बताइएगा कि एक तरफ सैम अयूब 88 रन बनाने में कामयाब हुए, लेकिन एक लम्हा ऐसा था जब बाबर आजम उनसे आगे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि बाबर आजम फिर काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गए। फिर 48 रन पे एक बार फिर शाहीन शाह अफरीदी ने उनका शिकार किया और वो शाहीन शाह अफरीदी का शिकार बने। कैसी देखते हैं इस ओपनिंग शराकतदारी को, और स्पेशली शाहीन वो वाहिद बॉलर थे जो लाहौर की जानिब से विकेट ले रहे थे? देखिए, उससे पहले मैं साइम अयूब की बात करना चाहूंगा। साइम अयूब ने तकरीबन 15-16 इनिंग्स के बाद एक 50 किया है, जो अभी वो BPL भी खेलने गए हुए थे, इस PSL में भी गालिबन एक 42 और अब 88 आया है। हमें एक बात समझना होगी कि हमारे ये यंगस्टर्स हैं, आप माने ना माने, इनके कॉलर बहुत ज्यादा खड़े हो गए हैं। ये असल क्रिकेट से इनको जो मैनेजर्स हैं फ्रेंचाइजीज के, या जो सराउंडिंग के लोग हैं, या इनके एडवाइजर्स हैं, उन्होंने इनको क्रिकेट से बड़ा कर दिया। बहुत सारे खिलाड़ियों को, कुछ पहले सुपरस्टार थे जो बहुत ही ज्यादा जो है ना बड़े हो गए थे, उनको तो काबू किया जा रहा है, दोबारा जिन बोतल में डाला जा रहा है। लेकिन ये जो अपकमिंग स्टार्स थे, इन्होंने भी जो है वो उनकी नक्शे कदम पे चलते चलते क्रिकेट से कहीं और इनका फोकस हो गया, ये मुझे कहना पड़ेगा। साइम अयूब एक टैलेंटेड खिलाड़ी है, लेकिन
टैलेंट का ये मतलब नहीं है कि आप अपने टैलेंट के साथ जस्टिफाई ना करें। अगर 15 इनिंग्स में आपका 150 T20 में होता है, तो फिर अगर हम ये सोचते हैं कि ये जाएंगे और इस नो लुक शॉट से वो पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बनवा देंगे, तो मेरे तो हाथ जुड़े हुए हैं, ऐसा सोचिएगा भी। बल्कि ये नो लुक शॉट कहीं आगे जाके इनको डिस्ट्रॉय ना कर दे। आप न्यूजीलैंड देखें, उन्होंने कैसे इनको पकड़ लिया था, बाद में शुरू में उन्होंने कच्चा खेला, बाद में उन्होंने काबू कर लिया कि हाँ जी ये इसको ऐसे पकड़ा जाता है। तो अल्लाह करे कि आगे जाके ये काबू ना आए। बाबर आजम की जहां तक बात रही, कहीं ना कहीं बाबर आजम को भी फेयर तो है, बैक ऑफ माइंड उनके एक खौफ है। वो रन बना रहे हैं न्यूजीलैंड की सीरीज से, जब से शुरू हुए T20 से, बीपीएल में भी रन बनाए, यहाँ पे भी रन बनाए, लेकिन वो बाबर आजम नहीं है जो बाबर आजम नजर आता था। बहुत सारे लोग कहेंगे कि जी रन बना रहा है फिर भी हम कीड़े निकाल रहे हैं, कीड़े नहीं निकाल रहे। बाबर आजम की वो क्लास देखें जो आपने T20 वर्ल्ड कप इंडिया के खिलाफ जो 152 वाली बारी थी, या उस सराउंडिंग में जो बारियां थी उनको देखें और अब के बाबर आजम को देखें, तो आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। फिर ये जो मुल्तान इंसिडेंट हुआ, मैं इस पे उसकी मजम्मत भी करूंगा। उस इंसिडेंट पे आएंगे, बिल्कुल आएंगे। जट साहब उस इंसिडेंट पे आएंगे, उसके अलावा परफॉर्मेंस के ऊपर आप बात करें, वो आपसे ही सवाल करूंगा। उसके अलावा देखिए सही है बाबर आजम, मुझे देखें एक बात मुझे कहना पड़ेगी, अगर पाकिस्तान टीम ने, यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्टेप इन करना पड़ेगा। अगर क्रिकेट बोर्ड ने, सिलेक्शन कमेटी ने, कोचिंग पैनल ने एक चीज तय कर ली है कि किस खिलाड़ी को कहां पे खेलना है, तो फिर ये प्रेपरेशन इवेंट पे उसको वही खेलना चाहिए। शादाब खान कैसे मुंह उठा के वन डाउन आ जाते हैं। बाबर आजम को जब आपने एक रोल दे दिया है कि अब आपने वन डाउन करना है, तो आप यहाँ पे फ्रेंचाइज में ओपन कर रहे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ भी उनको वन डाउन करना चाहिए। क्या हो गया, अगर ओपन जो है वो कोई और आके कर लेगा, वो नीचे आके खेलेंगे, तो वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन का मौका मिलेगा। इसी तरीके से जिनको भी जो रोल मिला है वो उनको प्ले करना चाहिए। इस इवेंट से दो चीजें तो तय है, एक तो ये बात तय है कि शादाब खान शायद ही वर्ल्ड कप स्क्वाड में आपको नजर आए। हाँ, अगर दोस्ती यारी गेम काम कर गया, अगर प्रेशर काम कर गया, क्योंकि मैनेजमेंट चेंज हुई, आप देखिए नए आने वाले क्या करते हैं और किसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो फिर उससे तो शादाब की एंट्री मिलेगी। अदरवाइज उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। उसामा परफॉर्म कर रहा है, इब्रार परफॉर्म कर रहा है, ये वही इब्रार है जिसको वर्ल्ड कप में लेकर गए, कंकशन हो गया शादाब को, लेकिन इब्रार को मौका नहीं दिया। अब वो इब्रार को मौका मिला है तो वो परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां से पता चलता है कि पाकिस्तान क्रिकेट को दोस्तियां किस तरीके से तबाह करती हैं। जब कंकशन हो गया था वर्ल्ड कप में, तो अगर शादाब बाहर बैठ जाते तो कोई क़यामत नहीं आ जाती। लेकिन जाहिर है जब आपको इनसिक्योरिटी हो, जब आपको पता हो कि आप कॉम्पिटेंट नहीं है और कोई आपको रिप्लेस कर देगा, तो फिर आप दोस्तियों के वास्ते देते हैं, आप दोस्तों के कंधों पे सवार होकर दूसरे का रास्ता रोकते हैं। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत बुरा चल रहा है। आपको जो है वो आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें और मजीद सामने आ जाएंगी। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि हारिस रऊफ इंजरी की वजह से और शादाब खान बैड फॉर्म की वजह से, ऑल्दो के भी उनके मैचेस पड़े हैं, बट जो मुझे समझ आ रहा है, जो क्रिकेट बोर्ड से मुझे मालूम हो रहा है अपने सोर्सेज से, वो पता चल रहा है कि शादाब जो है फॉर्म की वजह से और हारिस अपनी इंजरी की वजह से शायद वर्ल्ड कप पे ना हो। बहुत बड़ी बात करती जट साहब ने कि शादाब फॉर्म की वजह से, हारिस इंजरी की वजह से वर्ल्ड कप से बाहर होंगे। अच्छा, बाबर आजम की अगर कैप्टनसी के ऊपर बात करें, वो भी एक दो पॉइंट्स हो रहे हैं, उनके हवाले से बात करूंगा। लेकिन आसिफ अली को उन्होंने स्पेशली पिक किया था अपनी टीम में, लेकिन आसिफ मेरा ख्याल है कि अपनी छत पर ही 150 छक्के लगाते हैं, क्योंकि मैंने उनको रिसेंटली कराची में देखा, सिंध प्रीमियर लीग में वो तकरीबन 6 से 7 मैच खेले, एक छक्का भी नहीं लगाया। यहाँ पे भी आज एक छक्का लगा के आउट हो गए। तो रियल वर्ल्ड में तो एक ही छक्का लगाते हैं। आउट कहां पर हुए हैं? हम पिछले प्रोग्राम में एक ही जगह पे आउट होते हैं। एशिया कप, वर्ल्ड कप, अफगानिस्तान का वो एक मैच है सिर्फ T20 का जो जिताया था उन्होंने। उसके बाद आप देखें दुबई में जो शॉट खेलते हैं वो मिड विकेट पे खेलते हैं। आज पैडल शॉट एक शॉट खेला था उन्होंने। उसके अलावा अगर आप देखें ना इनसाइड आउट शॉट खेल, वनडे डूसन की इनिंग देखें आप किस तरह से खेल रहे हैं। क्रिकेट सेंस है आपके पास। इतने क्रिकेट के बाद मेरा ख्याल है कि आपको थोड़ा सा सेंसिबल खेलना चाहिए। और हम यही बात कर रहे होते हैं कि क्रिकेट में जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है, आप ये इसमें खेल रहे हैं, बैग उठाते हैं, अगले दिन दुबई जाते हैं ILT में, दूसरे दिन बांग्लादेश जाते हैं, तीसरे दिन 100 बॉल जाके खेलते हैं। तो ये क्रिकेट हमारी पाकिस्तान की ख़राब हो रही है। इसी में यंगस्टर जो प्लेयर आ रहे हैं उनको तो मौका मिल रहा है, मगर जो 2-2 साल से खेल रहे हैं, इनके तकरीबन 60 से 65 मैच हो चुके हैं T20 कैरियर के आसिफ अली के, और मुसलसल वही एक ही शॉट खेलते हैं मिड विकेट पे। कोई कोचेस जो है, मुझे ये समझ नहीं आता कि लॉन्ग ऑफ को खेलना सिखाए, इनसाइड आउट खेलना सिखाए। तो क्रिकेट में यही होता है कि क्रिकेट में हर जगह शॉट खेलते हैं आप, जहाँ पर बॉलर को जो है मुश्किलात होती हैं कि हाँ मैं ये प्लेयर बैटर जो है इसने इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है शॉट। तो मेरे ख्याल में ये सिलेक्शन कमेटी पे डिपेंड करता है कि आपको चांस दे जा रहे हैं, आप उससे खेलते जा रहे हैं। लेकिन ये तो पेशावर की सिलेक्शन कमेटी की, पाकिस्तान से कब से ड्रॉप वो एक ही है पेशावर से। ये PSL चल रही है, इसकी सिलेक्शन कमेटी, इसके कोचेस भी PCB वाले ही सारे बाहर से। अच्छा जट साहब, ये बताइए कि किंग बाबर के तो नारे हम सुनते थे, लेकिन जिम बाबर के नारा सुनने पे बाबर आजम बेकाबू हो गए, और फिर साथ ही जो उनके लफाजी लग रही थी, वो एक जो है बेन स्टोक किसी को कह रहे थे, कोई गाली वगैरह दे रहे थे, और साथ बॉटल भी जो है उठा के फेंक रहे थे। इतना ज़्यादा बेकाबू तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब
किंग किंग के नारे लग रहे होते हैं तो बाबर रिस्पॉन्स ही नहीं करते, लेकिन जिम्बाब्वे लगा तो बाबर गुस्से में आ गए। देखिए, इसका जवाब देने से पहले बस मैं थोड़ी सी बात ऐड करना चाहूंगा कि ये जब से टेपिया हमारी क्रिकेट में आ गए हैं ना, टेपिया कहा जाता है टेप बॉल से खेलने वालों को, चाहे वो हारिस रऊफ की सूरत में हो, चाहे वो आसिफ अली की सूरत में हो, इनकी डायरेक्शन सही नहीं हुई। अलबत्ता ये पाकिस्तान क्रिकेट की डायरेक्शन को जो है वो खराब करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि इनको कुछ भी समझा लो, इन्होंने अपना ही करना होता है। और यही वजह है कि फिर आप देखें हमारी क्रिकेट का क्या तमाशा बना हुआ है। जो आपने बाबर आजम की बात की, पहले तो मैं उसकी मजम्मत करूंगा कि जिन्होंने भी वो किया, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी वो ऑडियो फेक है, वो ऑडियो फेक है, तो ओरिजिनल ऑडियो भी सुन लें, उसमें भी यही नारा लगा है। वहां पे बल्क क्वांटिटी में लग रहा है अगर फेक ऑडियो में लगा है, लेकिन जो ओरिजिनल वीडियो है उसमें भी कोई इसी तरह का नारा लगा रहे हैं। पहले तो हमें उनकी मजम्मत करनी चाहिए जिन्होंने ये किया है। बाबर आजम का कोई भी होता, उस खिलाड़ी को इस तरीके से टॉन्ट नहीं करना चाहिए। और फिर बाबर आजम तो एक सुपरस्टार है, तो उनकी मजम्मत जहां बनती है, उसके बाद बाबर आजम की भी मजम्मत बनती है। एक लेमैन, एक आम जो पब्लिक होती है, उसका रवैया तो ऐसा ही होता है। वो आपको सर पे भी बिठाती है, और जब अग्रेशन का इजहार करती है वो ऐसे भी करती है। आप तो सुपरस्टार हैं, आपको तो ये जेब ही नहीं देता। आप पूरी दुनिया में देखें, जब जब किसी, बाबर आजम तो सिर्फ क्रिकेट के स्टार है ना, जो फुटबॉल के भी बड़े बड़े स्टार्स हैं, गोल्फ के बड़े स्टार्स हैं, बाकी खेलों के बड़े स्टार्स हैं, उनको भी देखेंगे जब उन्होंने टूवर्ड्स स्पेक्टेटर कोई जेस्चर दिया है तो उसमें उनकी बड़ी मजम्मत की गई है। जट साहब इंजमाम उल हक तो सारा कप में कनाडा में जो है एक बंदे को गिरबान से पकड़ के बाहर लेके आ गए थे। जी मैं वहीं आ रहा हूँ। उस टाइम सोशल मीडिया इतना नहीं था, अब सोशल मीडिया है तो अब बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आने लग गई हैं। तो बात यह है कि अगर हम जिस एरा में रह रहे हैं वहां पे हम बैड जेस्चर को भी अच्छा बना के पेश कर रहे हैं। मैंने पहले कहा कि हमें मजम्मत करनी चाहिए जो मुल्तान के शायद ने किया, और पहली मरतबा नहीं किया, उन्होंने मुल्तान टेस्ट में भी ऐसा ही किया था, ठीक है ना, और अब उन्होंने दोबारा किया। लेकिन दूसरी तरफ बाबर आजम एक बड़े खिलाड़ी हैं, उनको ये जेस्चर नहीं देना चाहिए था। और मैं समझता हूँ कि हमारे क्रिकेट हलकों को बाबर आजम से ये मुतालबा करना चाहिए कि बाबर आजम भी अपने इस रवैये पर माफी मांगे। और माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, एक बड़ा खिलाड़ी है, माफी मांगेगा तो अच्छी बात है। हो सकता है उनके माफी मांगने से उस शख्स को भी एहसास हो जाएगा उसने भी गलत किया है। फिर कहूंगा कि वो एक आम आदमी था, ये एक सुपरस्टार है, ये फेस है पाकिस्तान का। वो पाकिस्तान का एक शहरी था जिसको किसी ने नहीं देखा, लेकिन इनकी बॉटल जो है वो पूरी दुनिया में जो है तमाशा बना हुआ है। इंडिया वाले उठा रहे हैं, सब जगह उसका चर्चा हो रहा है। तो यकीनी तौर पे कोई अच्छा जेस्चर नहीं था और वो भी शर्मिंदा होंगे। ठीक हो गया जी। जट साहब कह रहे हैं कि उनको माफी मांगनी चाहिए। खवातीन औज़ात, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। जट साहब भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे और हसन रजा साहब भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं। स्टे विद अस। Welcome back to show. Now we'll talk about the match summary of this last match between Peshawar Zalmi and Lahore Qalandars. मैच समरी पे नज़र डालते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस नहीं की तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। फिर अगले मैच के ऊपर भी जाना है जो कि दोपहर को हुआ था, मुल्तान वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स का। बड़ा अच्छा मैच हुआ, जितने भी मैचेस हैं बड़े अच्छे हो रहे हैं और आखिरी ओवर्स तक मैच जा रहे हैं। कोई तो आखिरी गेंद तक भी मैच चला जाता है और फिर पता ही नहीं चलता। ये मैच समरी आपके सामने है जी। Peshawar Zalmi put 211 for 4. Saim Ayub was very special, 88 in 55 deliveries. Babar Azam 48 in 36 deliveries and Powell 46 in 20 deliveries. And when we talk about the bowling of Lahore Qalandars, 3 for 33 for Shaheen Shah Afridi in 4 overs and Jandad 1 for 22 in 2 overs. और लाहौर ने टोटल 4 विकेट्स ली, 3 जो है वो शाहीन शाह अफरीदी ने लिए। व्हेन वी टॉक अबाउट लाहौर कलंदर्स, अच्छा खेले लेकिन फिर भी 8 रन शॉर्ट रहे, 203 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पे। वेनेडूसन 104 in 52 deliveries. Excellent century from Veneduson. Hope 29, Ahsan Bhatti 20 and Farhan Sahibzada Farhan 15 in 12 deliveries. Naveen Ulaq very expensive, 2 for 50 in 4 overs. Salman Irshad 1 for 39 in 4 overs. Walter 1 for 41. Wood 1 for 46. Sir, when we talk about Peshawar Zalmi, सलमान इरशाद का मैंने नाम देखा तो मुझे याद आ गया। सलमान इरशाद जब वो ओवर करवा रहे थे तो उनको वो जो शॉट्स लग रहे थे, फील्डिंग प्लेसमेंट बहुत ही ख़राब थी। फिर सवालात उठना स्टार्ट हो चुके हैं बाबर आजम की कप्तानी पे। और फिर आप देखिए कि बीइंग ए कैप्टन इतने क्रूशियल ओवर में आप डीप पे क्या ढूंढ रहे हैं? आपको कम से कम दायरे के करीब होना चाहिए था। इवन कमेंटेटर्स ने भी कहा कि ये किस तरह की कप्तानी चल रही है बाबर आजम की जानिब। सरप्राइज हो गए कमेंटेटर का, बस नहीं चला था कि वो खुद आके ग्राउंड में जो है कैप्टनसी करना शुरू करते हैं। बताएं किसी प्लेयर को कि यार जाके बॉलर्स को बताएं। आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन बनाया होता है एक टाइम पे। वेंडरडूसन जब खेल रहे थे उनके साथ जादाद खेल रहे थे, जादाद ने बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज लगाई। आपने शॉर्ट फाइन लेग अंदर लिया हुआ था, उसके बाद आपने स्क्वायर लेग जो है वो अंदर लिया हुआ था। डीप मिड विकेट जो है वो लॉन्ग ऑन की तरफ स्ट्रेट किया हुआ था और बॉलें भी आप फिर साइड आर्म से जो है करते हैं और इन स्विंग बॉलिंग की है। तो मेरे ख्याल में कैप्टनसी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होती है और कैप्टनसी को
एक्स्ट्रा कवर होना चाहिए या पॉइंट की तरफ कहीं होना चाहिए था। बाबर आजम बिल्कुल डीप में खड़े थे लॉन्ग ऑन की तरफ। अगेन सलमान इरशाद की बैट बॉलिंग थी, वहाँ से मैच का पासा पलट सकता था बीच में। मगर ये जो रन्स डिफरेंट हुए हैं, ये पेशावर ज़ालिमी की जीत में पावल का अहम किरदार है। उन्होंने जो बहुत 20 रन्स में 46 रन्स किए हैं, 20 बॉलों पे, 20 बॉलों पे जो है 46 रन्स किए हैं, वहाँ से जो है ये स्कोर हुआ है 212 रन्स। मेरे ख्याल में बहुत अच्छा स्कोर था और जो कि लाहौर कलंदर चेज़ नहीं कर पाई। अगर विंडर ड्यूसन के साथ कोई एक पार्टनरशिप लगती तो मैच का पासा और क्लोज जाता और ये मैच जीत सकते थे। और बैटिंग पैराडाइज पिच अगेन नज़र आया। और कैप्टनसी में अगेन आपने बात की कि बाबर आजम खुद एक्सपीरियंस प्लेयर है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग ऑन पे खड़े हुए थे। ग्रायम समी भी उनको कुछ क्लैप कर रहे थे, कुछ मैसेज भी जा रहा था बाहर से। मगर लॉन्ग ऑन पे खड़े होकर आधी तो कप्तानी डैरेन समी उनको सिखा रहे होते हैं। डैरेन समी तो पूरे ग्राउंड में, लेकिन वो उनको ये नहीं बता सकते यार थोड़ा करीब चले जाओ, आपके बॉलर को मार पड़ी है, इसकी फील्डिंग को दुरुस्त करो, इससे पूछो कहाँ पे गेंद करेगा। अप्रिशिएट करना चाहिए बॉलर्स को। और पिछली दफ़ा अगर पास में देखें आपके कभी भी रिजवान को अगर आप देखें तो किस तरह से अप्रिशिएट कर रहे हैं बॉलर्स को जाके। रिजवान बिहाइंड द स्टम्प्स होते हैं और जाके जो है मोहम्मद अली जैसे बॉलर्स को और अब्बास अफरीदी जैसे बॉलर्स को जाके पिकअप भी करते हैं विद इन द स्टम्प्स ड्यूरिंग द, जब वो बॉलिंग कर रहे होते हैं। तो एक कैप्टनसी है और जब बॉलर बॉलिंग कर रहा होता है तो उसको ज़्यादा बात एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है। तो नेक्स्ट टाइम भी यही है कि अगर कहीं आप ऐसी पोजीशन में होते हैं तो सर्कल में आके फील्डिंग कर सकते हैं, कवर पे आ जाएं या स्क्वायर लेग की तरफ आ जाएं। सलमान शाह खुद एक्सपीरियंस है, काफ़ी सीजन खेलते हैं, मगर जो बॉलें उन्होंने की थी एंड पे वो टोटली लेफ्ट हैंड को जो है वो 3 बॉलें जो की थी लेग स्टंप पे की हैं, वहाँ से मैच जो है कन्फ्यूजन में नज़र आ रहा था थोड़ा सा। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड मैच नाउ, मुल्तान वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, जहां पर मुल्तान सुल्तान ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त दी है, 13 रन से शिकस्त दी। अच्छा मुकाबला था, एक लम्हे ये लग रहा था कि शायद कोयटा ग्लैडिएटर्स ये मुकाबला अपने नाम कर लेगा। रोसो जब विकेट पे मौजूद थे और उनका साथ दे रहे थे ख्वाजा नाफे, लेकिन उसके बाद मुकाबला मुल्तान सुल्तान जीतने में कामयाब हुई है। अगर पहले बैटिंग की बात की जाए तो रिजवान ने और उनके साथ रिज़ा हैंड्रिक्स ने शानदार निस सेंचुरी की। रिज़ा हैंड्रिक्स 72 रन बनाने में कामयाब हुए 47 गेंदों पे। रिजवान 51 in 42 deliveries. तैयब तायर once again played a brilliant knock 35 in 22 deliveries. और उसके साथ साथ उस्मान ने 14 रन बनाए हैं 60 डिलीवरीज पे। अगर बात की जाए बॉलिंग की तो आमिर वॉज बिट एक्सपेंसिव 2 for 46, हुसैन 1 for 30 एंड अब्रार 1 for 35। व्हेन वी टॉक अबाउट कोयटा ग्लैडिएटर्स, 20 ओवर्स में 167 रन बना सके। नाफे वाज टॉप स्कोरर विद 36 रन, रायली रूसो 30 in 18 रन एंड शकील 24 in 13 deliveries. Muhammad Ali is once again top-notch bowler, 3 for 19, and David Ville 3 for 37. Aftab, the debutant, took 2 for 26, and Osama Mir once again 1 for 34. शोएब भाई, अगर बात की जाए इस मैच की तो इस मैच में टॉप स्टोरी तो यही है कि रिजवान ने भी निस सेंचुरी की, उसके साथ साथ रायली रूसो ने भी निस सेंचुरी की। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो अब नज़र आ रही है इस टूर्नामेंट में। और जिस तरह आज दोनों टीम्स ने मैच खेला, कोयटा ने भी और मुल्तान ने भी, बड़ी कंपेटिटिव टीम लग रही है अब कोयटा भी। और इस तरह लग रहा है कि कोयटा भी अब टॉप कंटेंडर है इस साल जो प्लेऑफ्स होंगे उनके लिए। हसनैन, पहले तो यार मैं माजूद करूंगा कि मैं आपका जो सवाल है उससे पहले कोई बात है प्लीज इस बार बात ही नहीं ऐड कर रहा। सर आपका अपना शो है, सर आपका अपना शो है, क्योंकि इससे बेहतर जवाब नहीं दे सकते। ये हसीबुल्लाह का क्या जुर्म है, क्या गुनाह है, ये बलूचिस्तान से है अगर तो इसको जो है ना सुतेली माँ का सलूक किया जाएगा। आसिफ अली को आपने ऊपर भिजवा दिया, वॉल्टर को आपने ऊपर भिजवा दिया और हसीबुल्लाह को बारी ही नहीं दी, जबकि पिछले मैच में वो बारी करके आया है। अब ये बात मैं आपको समझा रहा हूँ, जरा समझिएगा। पाकिस्तान में ये बड़ा मामला होता है कि किसी का रास्ता रोकने के लिए कभी खुद आगे हो जाता है, कभी किसी और को आगे कर दिया जाता है। मोहम्मद हारिस बेशक अब उन्होंने एक आधे मैच में 2-4 शॉटें लगा दी, बट हसीबुल्लाह को एक ही मौका मिला, उसमें वो रन्स करता है और आज उसको बारी नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि वो कीपर के पीछे कीपर खड़ा है और वो कॉम्पिटेंट कीपर पीछे आने ही नहीं देना चाहते। ये मैं इसका हसन रजा से जवाब चाहूंगा, फिर मैं आपके इस सवाल के जवाब में आऊंगा कि क्या हसन ऐसा होता है क्रिकेट में और क्या हसीबुल्लाह के साथ ये सुतेली माँ का सलूक सिर्फ इसलिए है कि उसका ताल्लुक बलूचिस्तान बिल्कुल शोएब भाई, ऐसी होता है। बलूचिस्तान से आपको याद होगा कम ही प्लेयर आ रहे हैं आजकल, तो केबीके से सारे प्लेयर आए हैं, बस नहीं चलता कि सारे केबीके की टीम खेले पूरी, अभी भी खेल रही है ऑलमोस्ट। एक शुएब खान है, आपको पता है, वो भी कोयटा या बलूचिस्तान से आए थे, जो इंटरनेशनल खेल चुके हैं, एक T20 कनाडा में। तो यही चीज़ होती है, लाइकिंग डिसलाइकिंग तो होती है, आपको पता है हर जगह पे। कैप्टन का काम होता है, टीम मैनेजमेंट का काम होता है कि प्लेयर को चांस दें। और जैसे आपने बात करी कि वो पिछली इनिंग में जो है 30-40 रन करे हुए थे उन्होंने ऑलरेडी, तो लेफ्ट हैंड बैटर्स भी हैं, ज़ाहिर बात है मौका देना चाहिए आपको। तो कॉन्फिडेंस की बात है, अगर आप कैप्टन का काम होता है, टीम फ्रेंचाइज के ऑनर्स हैं, उनकी डिस्कशन होती है। यही इंपॉर्टेंट है कि एक प्लेयर को आप अगर कॉन्फिडेंस देंगे तो फिर टॉप ऑर्डर पे खेलेगा वो। जैसे अभी देखें आप लाहौर कलंदर में भट्टी को अपने ऊपर भेजा, अगर डाउन द ऑर्डर देखें आप, जो है कितने सारे बैटर्स नीचे रहते थे। सिकंदर रजा की एंड पे बारी आई है लास्ट ओवर में,
यही चीज़ होती है कि आप एक जो प्लेयर है मेन उसको कहाँ पर यूटिलाइज करते हैं अपने। जट साहब, मैं एक बात आपको ऐड करना चाहूंगा, फिर इसी टॉपिक पे बात कर लेते हैं। आप देखिए, अबरार अहमद जब तक इस्लामाबाद यूनाइटेड में मौजूद थे उनको यूटिलाइज नहीं किया जाता था। वही अबरार अब खिल के सामने आ रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से। इसी तरह बाबर आजम की टीम में एक बड़ा ज़बरदस्त स्पेशलिस्ट स्पिनर मौजूद है, महरान मुमताज़, लेकिन उसको ना सिंध प्रीमियर लीग में मौका मिला ना यहाँ पे मौका मिला, क्योंकि वो आपके स्पिनर्स के लिए अगर वो अच्छे से परफॉर्म कर गया जिस तरह उसने पाकिस्तान ए में परफॉर्म किया था, वो ऊपर आ सकता है। ये तो चीज़ें चल रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। हसनैन बहुत सही जो है पॉइंट आउट किया, और हसन ने तो कहते हैं ना कि समुंदर को कुज़े में बंद कर दिया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान में जो है वो इस टाइम। अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ेगा कि एक ही तरफ के खिलाड़ियों को मुसलसल मौका दिया जा रहा है, मुसलसल मौका दिया जा रहा है, या उनके दोस्तों को मुसलसल मौका दिया जा रहा है। ये इस टाइम भी पाकिस्तान क्रिकेट में कप्तानी की जंग जारी है। ये ना समझिए जाएगा कि कप्तानी की जंग खत्म हो चुकी है। बिहाइंड द स्क्रीन जो है वो बहुत सारी स्टोरीज है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हसन रजा तो वैसे ही स्मेल कर रहे होंगे क्योंकि वो खुद ड्रेसिंग रूम शेयर करते रहे हैं, इस पॉलिटिक्स को बड़े करीब से देखते रहे हैं। तो ये वर्ल्ड कप सर पे हो और आपके यहाँ पे इस तरह की बारियां लगी हो कि दोस्तों को कैसे ऊपर लाना है, किन के रास्ते रोकने हैं, कप्तानी के लिए कौन जो है वो गिर रहा है, किसको ऊपर लेके आना है, ये सब आपको जो है ना समझ आ रहा होगा। मैं एक बात करता था वर्ल्ड कप के दौरान के ट्राइयो है वो 3 है, वो फैसला करते हैं। फिर मैंने खबर दी थी कि वो तीनों में फूट पड़ गई है, और अब मैं फिर खबर दे रहा हूं कि उन तीनों में तीनों ही कप्तानी के उम्मीदवार लगे पड़े हैं। एक तो ऑलरेडी कप्तान है, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी खुद की परफॉर्मेंस, उसकी टीम की परफॉर्मेंस वो मैटर नहीं कर, मतलब वो इतना ज्यादा फ्रूटफुल नहीं रही, और इसी पीएसएल की ट्रॉफी की वजह से उन्हें टी20 का कप्तान बनाया गया था। तो अब जो है वो लॉबिंग शुरू हो चुकी हुई है कि जी देखें वो तो जो है ना खुद भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वो टीम को भी नहीं जितवा पा रहे, तो हमें कप्तान तब्दील कर देना चाहिए। ये बातें शुरू हो गई हुई हैं। ऑल ओवर क्रिकेट बोर्ड अभी इसको अगली स्टेज पे डिनाई करेगा, लेकिन मैं आपको बावसूख जराए से ये बात जो है वो बता रहा हूँ जो मुझ तक पहुंची है। और अब उन 3 में से 3 के 3 ही कप्तानी के उम्मीदवार हैं। एक कप्तानी बचाने के चक्कर में, एक कप्तानी वापस लेने के चक्कर में है, और एक कह रहा है कप्तानी तो तुम दोनों को नहीं आती, मुझे आती है। तो ये बड़ा काम जो है ना वो चल रहा है, तीनों लॉबियां काम कर रही हैं, और इसमें नुकसान जो है वो किसी खिलाड़ी का नहीं हो रहा, पाकिस्तान क्रिकेट का हो रहा है। वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है, आपको उससे पहले गालिबन 17-18 मैचेस खेलने हैं, या गालिबन 15 के करीब मैचेस खेलने हैं, और उन मैचेस से पहले ये तमाशा, ये रस्साकशी, तो फिर तो आपने कर सर ये भी बता दें, लगे हाथों के कप्तान किसको बनवा रहे हैं फिर? अभी मैनेजमेंट पकड़ने दे जरा। चलें जट साहब, ये भी अभी देखते हैं कि चेयरमैन साहब आए, क्या ये सियासत जो है क्रिकेट की ये समझ पाएंगे, क्योंकि सियासी ताल्लुक उनका रह चुका है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, तगड़े हैं कि अब ये शायद जो सियासी बंदे आए हुए लोग आए हुए क्रिकेट की सियासत को समझ पाएंगे कि कौन वर्ल्ड कप से पहले टीम का स्क्वाड बनाएगा और कौन कैप्टन बनेगा, कौन परफॉर्म करेगा वहां जाके। यार हसन, आप इतने महान बंदे हैं, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करके कभी कभार मासूमियत से ऐसी बात कर जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट का ये एक अजीब सा अलमिया है। इसकी सीट पे जो बंदा बैठता है ना, वही सबसे बड़ा ताकतवर इंसान होता है, और वही समझता है कि मैं सब कुछ कर दूंगा। असल में चेयरमैन का मामला नहीं है, उसकी सराउंडिंग के लोग हैं। चेयरमैन बदल रहे हैं, सराउंडिंग के लोग वहीं के वहीं खड़े हैं, और इन सराउंडिंग के लोगों ने जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को यहाँ तक पहुंचा दिया। देखिए इस सराउंडिंग में 1995 से मुझे याद होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कराची में आया था आरिफ अली अब्बासी की क़यादत में। उसके बाद से 1995 से बोर्ड जब से कज़ाफ़ी लाहौर में गया है, वहीं के एम्प्लॉय हैं, वहीं के प्लेयर हैं, वहीं के लोग हैं। नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एंड ऑफ द डे नाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आता है, उसमें हम सब शामिल होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं यही बता रहा हूँ कि स्टेप इन तो किया है चेयरमैन ने, कुछ लोगों को लाए हैं, लेकिन क्या वो लोगों को रिप्लेस कर पाएंगे? ये ब्यूरोक्रेसी बड़ी खतरनाक ब्यूरोक्रेसी है पाकिस्तान क्रिकेट की। इनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। ये अपने पैसे इकट्ठे करते हैं, अपने डॉलर बनाते हैं, दो जो है ना वो ड्यूटियों के नाम पे भी ले लेते हैं कि जी क्रिकेट बोर्ड की भी तनख्वाह लेनी है तो पीएसएल की भी तनख्वाह लेनी है। अभी इन चेयरमैन ने आगे देखे ना सिलसिला बंद किया कि ये मुफ्त के बॉक्स देना तो बंद करें। और बॉक्स से एक बात याद आई कि इस बात की भी मजम्मत करना बनेगी कि मुल्तान वालों को हो क्या गया है। उनके तमाशाई जो है वो खिलाड़ियों पे जो है वो टाउंट करते हैं, और उनके डीसी ने गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आज खिलाड़ियों की जिनकी टीम वहां खेल रही थी उनकी फैमिलीज को जो है ना बॉक्स से बाहर निकाल दिया और बड़ा नाजेबा रवैया इख्तियार किया। यकीनी तौर पे वो भी काबिल मुजम्मत है। क्रिकेट बोर्ड को देखना चाहिए कि अगर खिलाड़ियों ने इनकार कर दिया, कुछ खिलाड़ी जो है वो आज एहतजाज करना चाह रहे थे कि उनकी फैमिलीज के साथ जो रवैया अपनाया गया है, अगर ऐसा कुछ हो गया और ये खबर जो है वो इंटरनेशनली जो है वो आ गई और खिलाड़ियों ने कोई इस तरह का स्टेप उठा लिया, तो पाकिस्तान क्रिकेट की कितनी ज्यादा जो है वो सुबकी होगी, कितनी ज्यादा रुसवाई होगी।
तो इसलिए जट साहब मैं मैच देखने नहीं जाता स्टेडियम में। 30 साल हो गए मुझे, पाकिस्तान की रिपोर्ट से कोई टिकट नहीं आया आज तक, डर लगता है मुझे। यार वैसे हैरान है क्या आपको टिकट नहीं आया यार? हालांकि कभी नहीं मिला मुझे टिकट, लोग मेरे से उल्टा टिकट मांगते हैं, मैंने कहा नहीं है मेरे पास टिकट, क्योंकि बोर्ड से ही नहीं मिलते टिकट मुझे। लकी साहब ने कहा है ना कि जो सारे हैं ऑनलाइन वो टिकट्स लेंगे, तो बस बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको पता है पाकिस्तान की रिपोर्ट में क्या चल रही होती हैं, सबको पता है, तो बस यही है, अल्लाह हाफिज़ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ठीक हो गया जी। जट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और हसन भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। बातें हो रही थी, ब्रेक लेने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन शॉर्ट से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे अगले मैच के ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ अपने दोनों ही मेहमानों से, हसन भाई आपसे भी और इसके बाद जट साहब से भी यह सवाल करूँगा कि क्या वजह है कि इस साल वाली जो PSL है उसमें इतने ज़्यादा हमें नए रिसोर्सेज नज़र नहीं आ रहे, ना ही बैटिंग में ना ही बॉलिंग में, और कहीं ना कहीं इंटरेस्ट भी अवाम का कम हो रहा है। इसकी क्या वजह है? देखिए, अवाम का इंटरेस्ट भी कम हो रहा है क्योंकि दुनिया में 10 से 11 लीगें चल रही हैं और बहुत सारी लीग्स में मैचेस हो रहे हैं। वहाँ पर वर्ल्ड क्लास प्लेयर अगर आएंगे तो खेलेंगे यहाँ पर। लास्ट अगर पहले दूसरे एडिशन में देखें, तीसरे में देखें, तो वही वर्ल्ड क्लास प्लेयर यहाँ पर आके पार्टिसिपेट कर चुके हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स जो नामी ग्रामी प्लेयर्स थे। अब जो प्लेयर्स वो रिटायर हो गए हैं, वो कोचेस बन गए हैं, इन्हीं फ्रेंचाइज हो गए। राशिद खान जैसे प्लेयर्स हैं, अफगानिस्तान के स्टार हैं, वो सुपरस्टार, वो अभी नहीं आए हुए इसमें। तो कुछ ना कुछ खला ऐसी है कि प्लेयर जितने स्टार्स आगे दुनिया के खेलेंगे इस लीग में, उतना जाम होगा, ज़ाहिर बात है। और स्टार्टिंग में जो 4 सीज़न, मेरे ख्याल में 5 सीज़न बड़ा ज़ोर शोर से किया था, यही वजह है। बाकी क्राउड जो हमारा है, उनके पास रिसेंटली तो इलेक्शन गुजरे हैं, टीवी पे देखते रहे लोग सारा कुछ। क्रिकेट ये अभी PSL आई हुई है, मुल्तान स्टेडियम देखें तो पैक था बिल्कुल, और कजाफी भी देखा था वो भी पैक था। बाकी तो क्रिकेट की जो पूरे साल जो इंतज़ार कर होते हैं PSL का, तो वो तो गहमा गहमी लगी हुई है, लोग जाते हैं, एक्साइटेड है। जिस तरह से हमने बताया कि नकवी साहब ने बोला कि प्लेयर्स जो हैं वो, उनको अब टिकट्स भी नहीं मिलेंगे और खुद जो है वो बाय करेंगे। किसी VIP को भी नहीं मिलेंगे, किसी VIP को भी। तो यही है कि VIP को नहीं मिलेंगे, मगर प्लेयर्स को तो मिलने चाहिए। कम से कम 350-400 प्लेयर्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, पुराने प्लेयर्स भी हैं, नए भी हैं, तो एटलीस्ट उनका तो हक बनता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिलेटिव हो, उनको जाना चाहिए वहाँ पर देखने के लिए। ठीक हो गया। अच्छा जट साहब, आपसे भी ये कहूँगा, किसी ज़माने में हमारा जो मुकाबला था वो IPL के साथ था, और IPL के बाद PSL दूसरी बड़ी लीग गिनी जाती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि अब वेस्ट इंडियंस के अलावा या 1-2 साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स के अलावा हमें कोई भी दूसरी नेशन जो है PSL में उसके प्लेयर्स उस तरह से खेलते हुए नज़र नहीं आ रहे। ऊपर से आपको पता है कि हमारे यहाँ ये भी हो जाता है कि जब PSL होती है तो साथ साथ डिफरेंट सीरीज़ जो है वर्ल्ड क्रिकेट स्टार्ट कर देती है, ICC स्टार्ट कर देती है। उस तरह की रानाइयाँ नज़र नहीं आ रही मुझे, बीइंग ए फैन ऑफ क्रिकेट PSL की। तो माजरत के साथ ये प्रोपेगेंडा ही झूठा है कि हम जो है ना IPL के बाद दूसरी बड़ी लीग थी। हम कभी भी दूसरी बड़ी लीग नहीं रहे। हमारी जो है प्लेयर पूल जो है वो कभी भी उस लेवल का नहीं रहा जिस तरह दुनिया की इवन BPL में बड़े खिलाड़ी खेल जाते हैं यार, जो हमसे नीचे का क्रिकेट बोर्ड है। श्रीलंका में आके बड़े खिलाड़ी खेल जाते हैं, आप यहाँ पे जो है वो मुंह तकते रह जाते हैं। जो 2-4-5 खिलाड़ी आने भी होते हैं, वो आपका जो वो है प्राइस है, उनकी बेस प्राइस वगैरह सारी वो इतनी कम है कि वो उन पे आने को तैयार ही नहीं होते, वो रिस्क लेने को तैयार नहीं होते। जिनको कोई लीग नहीं पूछ रही होती या जो रिटायर हो चुके होते हैं, उनको हम सर पे बिठाते हैं। आप देखें ना, केरन पोलार्ड को IPL कोच की हैसियत से खिला रही है और आप यहाँ पे उनको खिलाड़ी की हैसियत से खिला रहे हैं। और उससे बड़ा अलमिया ये है भी जो इंडिया मैच हुआ था लाहौर और कराची वाला, कि केरन पोलार्ड जो अपनी उम्र गुजार चुके हैं, वो आपके उस बॉलिंग अटैक की फैंटी लगा रहे थे जिसने जाके वर्ल्ड कप में आपको जो है वो मैचेस जितवा के देने हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा सिर्फ प्लेयर पूल ही नहीं गिरा, जो हमारे सुपरस्टार्स हैं उनका भी परफॉर्मेंस जो है वो इतनी अप टू दी मार्क नहीं रही। और फिर तीसरी बात जो रही कि आपने मार्केटिंग ही नहीं की सही तरीके से। एक बड़ा एस्पेक्ट ये भी है कि आपके देखें, अगर आपको ये स्टेडियम भरे हुए नजर आए हैं ना, उसकी एक बड़ी वजह है कि वीकेंड था। हाँ, मुल्तान में आप जब भी मैच कराएंगे तो वो हाउसफुल जाएगा, इस वजह से कि वो रिमोट एरिया में है। लेकिन जो शहर के लोग हैं वो तकलीफें बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आप उनको स्टेडियम से 6-6 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर दूर कहेंगे कि गाड़ियां खड़ी करें और वहां से धक्के खाते हुए आए, तो फिर यकीनी तौर पे आपके स्टेडियम खाली ही नजर आएंगे। अभी जब कराची में मैचेस आएंगे, मैं अभी से आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि अगर वीकेंड में भी वो स्टेडियम भर जाए तो यकीनी तौर पर आपको उसमें भंगड़े डालने चाहिए कि जी हमने कितना बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। अदरवाइज कराची में कोई बॉदर नहीं करेगा, क्योंकि इतना अगर कराची के स्टेडियम, हसन भी वहां खेलते रहे, आप भी अभी एक टीम के वहां पे मैनेजर थे, आपने खुद देखे, इतना बड़ा स्टेडियम है, उसकी सराउंडिंग में 3 स्टेडियम्स की पार्किंग है कि 3 स्टेडियम के लोग जो है वहां पे आके गाड़ियां पार्क कर सकते हैं। बट सिक्योरिटी के नाम पे लोगों को इतना जो है वो जलील किया जाता है, इतना रुसवा किया जाता है कि कोई ग्राउंड आने को तैयार ही नहीं होता। और इन सबसे पहले कि आपके स्टार्स जो हैं उनमें अब स्टारडम रहा नहीं है,
अनफॉर्चुनेटली एक आधे खिलाड़ी के अलावा स्टारडम नहीं है, तो स्टारडम की वजह से खिलाड़ी जो है वो ग्राउंड में आते हैं। जब स्टारडम नहीं होगा तो कौन आएगा ग्राउंड में? लेकिन सर ये इसको ठीक किस तरह किया जाएगा? कोई नया लड़का नजर नहीं आ रहा, कोई नया बॉलर नजर नहीं आ रहा। इवन जो पुराने भी हैं वो भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे। आप जिस तरह लाहौर कलंदर की बात कर रहे हैं, वो हमारा कहने को जो है कौमी टीम का स्क्वाड लगता है, वो पूरा बॉलिंग स्क्वाड वो भी परफॉर्म नहीं कर रहा, और चाम भी नहीं है ना। चले पहले अपने प्लेयर्स का भी चाम होता था, अपने प्लेयर्स कुछ ना कुछ कर लेते थे। असलैन देखिए, मामला ये है कि बड़ा अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ेगा कि फ्रेंचाइजीज जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बड़ी हो गई हैं। उन फ्रेंचाइजीज ने क्या किया है कि एक एक दो दो खिलाड़ियों को पकड़ के उनकी इतनी मार्केटिंग कर दी है कि उनके पीछे असल जो टैलेंट है वो दब रहा है। अभी आपने मेहरान मुमताज की मिसाल दी, वो पाकिस्तान डोमेस्टिक का, पाकिस्तान की ए टीम हो गई, जूनियर टीमें हो गई, उनका टैलेंट है वो बेंच पे बैठा हुआ है। हसीबुल्ला जो आपके डोमेस्टिक सर्किट में स्कोर करके आता है वो बेंच पे बैठा रहता है। इसी तरीके से बाकी लड़कों को देखें आप कि जो परफॉर्मर हैं आपके डोमेस्टिक के, इक्का दुक्का को मौका दिया जाता है, बाकी सबको डंप कर दिया जाता है। तो जब खिलाड़ियों को आप डंप करते रहेंगे, जब उनके रास्ते रोकते रहेंगे, जब अपनी दोस्तियां यारियां निभाते रहेंगे पाकिस्तान टीम में नहीं फ्रेंचाइजीज में भी, तो फिर यही होगा। आप देखें ना इस्लामाबाद यूनाइटेड में किस तरीके से पहले तो दोस्तियां यारियां निभाई जाती है, अब रिश्तेदारियों की भी वहां भरमार लगी है। तो ऐसे में आप कैसे तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट फ्लोरिश करेगी, आपको नए स्टार्स मिल जाएंगे? ये जो मौजूदा सुपरस्टार हैं ये आने वाले स्टार्स को कभी पनपने ही नहीं देंगे। सर इसी वजह से तो मैं कहता हूँ जट खटकता है दिल यज़दा में कांटे की तरह। मुझे जरा वो दिखाइएगा जी, वो पॉइंट्स टेबल दिखाइएगा, सॉरी हेड टू हेड दिखाइएगा। अगले मैच के ऊपर भी बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला है, दो दोस्तों का मुकाबला है, एक दूसरे को बड़ा डिफेंड किया गया। वर्ल्ड कप में भी, एशिया कप में भी खराब परफॉर्मेंसेस के बावजूद भी कैरी किया गया, लेकिन अब वो दो दोस्त कल आपस में टकराएंगे और इनके हालात अभी तक मुझे साजगार ही नजर आ रहे हैं। 22 मैचेस खेले अभी तक इस्लामाबाद यूनाइटेड और ज़ल्मी ने, और 10 मैचेस जीते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, 11 मैचेस जीते हैं पेशावर ज़ल्मी ने, और एक मैच ऐसा था जिसमें कोई रिजल्ट नहीं रहा। हसन भाई, कल के मैच को आप किस तरह देख रहे हैं? और जो सिचुएशन बनी हुई है इसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी अब विन चाहिए। पिछले 2 मैचेस वो हार के आ रहे हैं, और इस्लामाबाद यूनाइटेड भी उस तरह की जो बहुत ज़्यादा रिलाई करते थे डेटा के ऊपर, अपनी पावर हिटिंग के ऊपर, अभी तक वो कोई उस तरह की पावर परफॉर्मेंसेस दे नहीं सके। देखिए, दोनों मैचेस हैं फ्रेंचाइज में सारी टीमों के, और उसके बाद जब आप प्ले ऑफ की 4 टीमें जो है वो आनी है और टॉप में अभी लाहौर का नज़र देखिए बिल्कुल साइड पे हो चुकी है, समझ लें बॉटम पे। जिस तरह से हम लास्ट टाइम कराची का हाल देख रहे थे, वो लाहौर का नज़र आ गया हमें कि लाहौर कहाँ जा रहा है और कराची की टीम इंप्रूव कर रही है। मगर ओवरऑल देखें तो पेशावर ज़ल्मी ने आज जो मैच जीता है, बड़ा ज़बरदस्त मैच जीता है, नो डाउट। टीम कॉम्बिनेशन नजर आ रहा था टीम का, और बॉलिंग में भी थोड़ी सी, बॉलिंग तो बड़ी माठी है, बॉलिंग तो थोड़ी सी माठी है, मगर रन्स आपने जब बैटिंग में आप रन्स कर लेते हैं पहाड़ जैसे 212-13 रन्स कर लेते हैं, तो इट मीन्स कि कोई मार्जिन आपको होता है जीतने का। वहाँ पर ये मार्जिन था कि पेशावर ज़ल्मी 8 रन से ये मैच जीती है। तो ये चीज़ है कि पावल जिस तरह से आके हिटिंग करी है 46 रन की है। अगेन लाहौर में लास्ट मैच है, वेन्यू भी चेंज हो जाएगा, मगर पेशावर ज़ल्मी जो है वो अभी वापस कम बैक करके आई है, और उनकी एक स्ट्रेंथ नज़र आ रही है कि ये फाइट बैक कर सकते हैं आगे के मैचेस के लिए। लाहौर के अंदर की होम टीम थी, वहाँ पर उन्होंने मैच में हाथ हराया, तो उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है। फिर अगेन इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद में शादाब वर्सेस बाबर आजम, अगेन किस तरह से देखते हैं। और फिर बैटिंग में देखें अगर कि बैटिंग डाउन ऑर्डर जो जिस तरह चला रहे हैं शादाब, वो समझ नहीं आता। आपने पहले मैच में 74 रन किए थे, उसके बाद आप नीचे नंबर पर आ गए। फिर एलेक्स सेल्स या टॉप ऑर्डर्स बैटर्स हैं उनके, वो नहीं चल रहे हैं। कॉलिन मिनरो जैसे प्लेयर्स हैं वो टॉप पे नहीं खेल रहे। मेन फैक्टर जो है इस्लामाबाद का वो आजम खान है, बहुत बड़ी फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं दुनिया में, हर जगह वो खेलें। इसी फ्रेंचाइज क्रिकेट से वो पाकिस्तान टीम में अभी न्यूजीलैंड में कम बैक किया है, तो मगर ये इनके लिए इंपॉर्टेंट सीजन होगा यहाँ पर कि वो परफॉर्म करेंगे, मिडिल में तो मैच जीतेगा इस्लामाबाद। अच्छा जट साहब, मुझे ये बताइए कि पीएसएल में एक और चीज़ भी देखने को मिल रही है, क्योंकि इस्लामाबाद की बात हो रही है, पेशावर की बात हो रही है, कौमी टीम में 5वें-6ठे नंबर पे, उससे भी लेट आते हैं शादाब खान, यहाँ पे वो 3रे नंबर पे आते हैं। और मुझे एक और बड़ा खदशा है कि आपकी जो पीएसएल है, इसके जितने भी टॉप परफॉर्मर हैं वो आपके ओपनर हैं। मतलब पहले तो 3-4 ओपनर होते थे, अब साउथ शकील को भी आप ओपनर गिन रहे हैं, साहबजादा फरहान भी अब आपके सामने ओपनिंग कर रहे हैं, कराची से इखलाक भी ओपनिंग कर रहे हैं, शान मसूद भी ओपनिंग कर रहे हैं। जो फिनिशिंग टच देने वाले प्लेयर हैं वो पाकिस्तान टीम में भी कम है, 4थे-5वें नंबर वाले या 6ठे नंबर वाले, और वो आपको पीएसएल में भी कम ही नजर आते हैं। जब भी शादाब अपने नंबर पीछे कर लेते हैं तो वो आके 10-11 रन बना के आउट हो जाते हैं। हसनैन, मैं यही तो बात कर रहा था जो पहले की थी, लेकिन उससे पहले जो भी हसन ने बात की है उसमें मैं एक बात ये ऐड करना चाहूंगा कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आज आप सीधा विकेट बना दें, अपोनेंट हल्की लेकर आ जाए, वो शादाब जो है वो आपको 1 डाउन या ओपन करते हुए भी दिखाई देंगे। यही तो मामला है कि ये चीजों के पीछे छुप रहे हैं। और जो बात मैंने शुरू के पहले सवाल के जवाब में कही थी
कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये लम्हा फिक्रिया है कि पाकिस्तान चॉकआउट ही नहीं कर पा रहा। आपने शादाब खान को 6-7वें नंबर पे खिलाना है, आपने मेक श्योर क्यों नहीं किया कि ये अगर वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन का इवेंट है तो शादाब को आप बिठाते, आप उसको समझाते कि भाई बेशक आप फ्रेंचाइज के कप्तान हैं, बट आपकी जरूरत पाकिस्तान टीम में 4थे, 5वें, 6ठे नंबर पे होनी है। आप इन 3 नंबरों पे ज्यादा से ज्यादा बारी लें। बात आपने 16 आने दुरुस्त किया है कि आपको ओपनर से मैचेस नहीं जितवाने भाई, ओपनर ने फाउंडेशन बना के देनी है, एक बेस बना के देनी है, मैचेस तो फिनिश करना है। 4-5-6 वालों ने, आपके 4-5-6 पे परफॉर्म कौन कर रहा है? वहां पे तो गोरे परफॉर्म कर रहे हैं, वहां पे तो गैर मुल्की परफॉर्म कर रहे हैं, आपके खिलाड़ी तो परफॉर्म ही नहीं कर रहे। और आप इसके बाद जो है वो हमें ये लारा सुनाएंगे, ये नारा लगाएंगे कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाएगा। कैसे वर्ल्ड कप जीत जाएगा? बॉलिंग आपकी परफॉर्म नहीं कर रही, मिडिल ऑर्डर वो आपका जो है वो सिसक के आगे बढ़ रहा है, आपका जो इंपैक्ट प्लेयर होते हैं वो आपके परफॉर्म नहीं कर रहे, तो फिर आप कैसे समझ रहे हैं कि आप वर्ल्ड कप जीत जाएंगे? ये तो हारिस रऊफ को इंजरी हो गई, तो इंजरी की वजह से वो बाहर हो जाएंगे। बहरहाल मैं उनकी सेहत के लिए भी दुआ करूंगा, सरफराज अहमद की भी सेहत के लिए दुआ करूंगा, जिनको आज बॉल सर पे लगी है, उनका सिटी स्कैन हुआ है। लेकिन अब अब्बास अफरीदी जो है वो पहले ही डिजर्व करते थे, आपने उनको पहले नहीं लिया हुआ था, ठीक है ना। इसी तरीके से मीर हमजा अब आपको बता रहे हैं कि भाई मुझ में दमखम है, जरूरी नहीं है कि 150 वाले बॉलर को ले, 150 वाले बॉलर को लेके आप जो है वो 60-60 रन की पिटाई खाते रहे हैं। तो आप इन जैसे स्विमर्स को, जो स्विंग करते हैं, सीमर्स हैं, इनको आप मौका दें। इसी तरीके से जिन्होंने जहां फिनिश करना है उनको वहां पे मेक श्योर करें कि वो वहां पे जाके अपनी बारियां लें, तो आपको जाके प्रोडक्ट मिलेगी। आप देख लें जितने मैचेस हैं 4-5-6 पे गोरे या वेस्ट इंडियन परफॉर्म कर रहे हैं, पाकिस्तानी वहां पे क्या कर रहे हैं? पाकिस्तानी तो मुंह लटकाए हुए बैठे हुए हैं हर जगह। ऐसे ही है, पाकिस्तानी मुंह लटका के बैठे हैं। जज साहब क्विकली बताइएगा कि कल के मैच में कौन सी टीम जीत रही है, इस्लामाबाद या पेशावर? क्विकली एक जुमले में। यार क्रिकेट जीत जाए बड़ी बात है। अच्छा सर कौन जीत रहा है? सर कौन जीत रहा है, पेशावर या फिर पेशावर के साथ जाऊंगा मैं तो। आप पेशावर के साथ जाएंगे जी, और इस्लामाबाद हमारी टीम है, हम इस्लामाबाद के साथ जाएंगे डिस्पाइट ऑफ के बहुत सारे प्लेयर्स हमें पसंद नहीं है। जट साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। वीडियो लिंक पे हमारे साथ शोएब जट साहब सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट और यहाँ पर प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहेंगे आगे भी, और हसन रजा साहब और जट साहब भी हमारे साथ, उन्होंने वादा किया है कि हफ्ते में 2-3 दिन वो ज़रूर जलवागर होंगे और अपने जो तुंदो तेज़ तज्जिए हैं और ताबड़तोड़ हमले भी करते हैं, लेकिन दिल की बातें करते हैं, सच्ची बातें करते हैं, वो सच्ची बातें हमारे प्लेटफॉर्म से उनकी जारी रहेंगी। ख़वातीन औज़ात में उम्मीद करता हूँ आज का हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मुझे मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।